नमस्कार। सरस्वती लर्निंग एकेडमी के सामान्य अध्ययन की इस दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। तो इस क्लास में हम पहली क्लास के बाद अगले टॉपिक्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला खंड है हमारा इतिहास। इतिहास में आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता में कई सारी चीज़ें हैं और इतना ज़्यादा इसमें पढ़ने के लिए है कि अगर हम इसी को पढ़ते रहेंगे तो इसी में फंस जाएंगे। अक्सर होता क्या था कि जब मैं पढ़ाई करता था तो उस दौरान सबसे पहले किताब में यही पढ़ने को मिलता है और सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते पढ़ते पूरी किताब से बोरियत हुआ उठती थी और उसके बाद किताब को बंद कर देते थे। हर बार जब भी पढ़ाई के लिए बैठते तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता और सबसे पहले यही स्थिति फिर से होती थी, किताब को बंद कर लेते थे। तो इसमें हम केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो अति महत्वपूर्ण है, जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसमें इसकी समयावधि देखिएगा। इसकी समयावधि है 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक। 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक, और ये कार्बन डेटिंग पद्धति से निकाली गई है, कार्बन डेटिंग पद्धति से तय की गई है। कार्बन डेटिंग पद्धति में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है और जो पुरातात्विक वस्तुएं हैं उनकी आयु निर्धारित की जाती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यानी इसमें तांबा और टिन को मिलाकर के कांसा बनता है, तो ये लोग कांसे का प्रयोग करना जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी खोज करता थे दयाराम साहनी और इन्होंने 1921 में इसकी खोज की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनता है सामान्य रूप से कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और इन्होंने हड़प्पा की खोज करी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थल हड़प्पा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इसका जो सबसे बड़ा नगर है इसका नाम है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो का तात्पर्य होता है मृतकों का टीला। यहाँ पर एक बड़ा कब्रिस्तान पाया गया है तो इसलिए इसको मृतकों का टीला यानी मोहनजोदड़ो कहते हैं। और इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने, और ये भी पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है। तो इसमें सिंधु नदी का विस्तार देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं। इसमें देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है इसका नाम है आलमगीरपुर, और ये मेरठ के नज़दीक है, मेरठ में है और हिंडन नदी के तट पर है। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के तट पर। सबसे पश्चिमी स्थल है सुतकाफेंडोर और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और ये दास्क नदी के तट पर है। सबसे उत्तर में है मांदा और ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के तट पर। और सबसे दक्षिण में है दैमाबाद और ये महाराष्ट्र में है, परवदा नदी के तट पर। तो परवरा नदी ये गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। इसमें अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी इमारत स्नानागार, और ये स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसका जो बंदरगाह, सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था लोथल, और ये लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। इसकी लिपि थी चित्राक्षर लिपि, यानी इसमें कुछ चित्र मिले हैं, कुछ अक्षर मिले हैं जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, लेकिन भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, और ये राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर। हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी इसका नगर नियोजन, यानी यहाँ पर नगर बिल्कुल प्लान के हिसाब से बने हुए थे। सड़कें आपस में समकोण पर काटती थी। विश्व में सबसे पहले ढकी नालियों का साक्ष्य यहीं मिलता है, और विश्व में सबसे पहले कपास उगाने का साक्ष्य भी यहीं पर प्राप्त होता है। इसमें सिंधु नदी के कुछ महत्वपूर्ण स्थल और नदियों के नाम यहाँ पर देख लेते हैं। ये हड़प्पा स्थल, हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था और ये पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है। रोपड़ ये पंजाब में सतलज के किनारे है। राखीगढ़ी ये हरियाणा में घग्गर के किनारे है। कालीबंगा ये राजस्थान में घग्गर के किनारे है। इसी तरीके से लोथल भोगवा नदी के किनारे है गुजरात में। तो कई सारे स्थल हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण को आप याद करिएगा।
कई सारे पुरातात्विक वस्तुएं हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती हैं, तो इसमें याद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा कि यहाँ पर कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है और ये मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण देवी थी मातृदेवी। यहाँ पर मातृदेवी की मूर्तियाँ सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं और इससे ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड इनका महत्वपूर्ण पशु था। और इसमें एक और अंतिम तथ्य कि इनके मेसोपोटामिया यानी इराक की सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। अब मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम, और मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। तो ये इतिहास का आज का हमारा अंक है। तो ये प्रश्न है, इनको हल करने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की समयावधि क्या थी? दूसरा प्रश्न, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तीसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस नदी के तट पर था? अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर कौन सा था, यानी सबसे बड़ा नगर कौन सा था? और पांचवा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? तो उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। तो चलिए आज के दूसरे खंड भूगोल को देखते हैं। भूगोल में आज हमारा टॉपिक है सौरमंडल और सोलर सिस्टम, यानी सूर्य और उसके चारों ओर जो भी पिंड घूमते हैं सबको मिलाकर कहते हैं सौरमंडल। यानी सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न पिंडों जैसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु, इन सब के संग्रह को सौरमंडल कहते हैं। और महत्वपूर्ण कि सौरमंडल में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य होता है, यानी बाकी जो सब पिंड हैं वो सूर्य की ऊर्जा से ही चमकते हैं, सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। सूर्य को आकाशगंगा के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है और सूर्य को आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है और इस 25 करोड़ वर्ष को एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ब्रह्मांड वर्ष यानी 25 करोड़ वर्ष सूर्य आकाशगंगा के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है। तो यहाँ पर सूर्य, तारे आकाश में अनगिनत हैं, लेकिन सबसे बड़ा सूर्य दिखाई देता है क्योंकि सूर्य पृथ्वी का सबसे नज़दीक है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा सूर्य है और सूर्य के बाद है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण। सूर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य एक गैसीय गोला है और इस पर सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, 71% हाइड्रोजन है। और उसके बाद हीलियम गैस पाई जाती है, 26.5% हीलियम है और बाकी अन्य तत्व पाए जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन फिर हीलियम। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है इसको कहते हैं कोर। यहाँ पर आप देखेंगे ये कोर लिखा हुआ है और ये तीर बना हुआ है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है या क्रोड कहलाता है और इसका तापमान सबसे अधिक होता है 1.5 × 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन कोर आप याद रखिएगा। सूर्य के चमकने का कारण है, सूर्य चमकता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि नाभिकीय संलयन के लिए हाइड्रोजन चाहिए होती है और हाइड्रोजन यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में है। 4 हाइड्रोजन नाभिक मिल करके एक हीलियम नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो ये कहलाती है नाभिकीय संलयन, जब छोटे छोटे नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक बनाते हैं। और यही प्रक्रिया होती है हाइड्रोजन बम में। हाइड्रोजन बम और सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। परमाणु बम और जो रिएक्टर हैं उनमें नाभिकीय विखंडन होता है। यहाँ पर देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है बाहर का, उसको कहते हैं कोरोना या सूर्य किरीट या सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। महत्वपूर्ण, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग कोरोना कहलाता है या सूर्य किरीट कहलाता है या सूर्य का मुकुट कहलाता है और यह एक्स रेज का उत्सर्जन करता है। आप पढ़ते भी होंगे कि नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये एक्स रेज का उत्सर्जन करता है, तो उससे हमारी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है।
8 मिनट 16 सेकंड या 494 सेकंड या कहीं पर 500 सेकंड मिलेगा। ये बढ़ता घटता जाएगा क्योंकि सूर्य कभी पास होता है कभी दूर होता है। अभी हम देखेंगे इसको। सूर्य का आकार पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य सहित पूरा सौर मंडल सूरज का 99.99% केवल सूर्य है सौर मंडल में, बाकी अन्य पिंड हैं। तो सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। और सूर्य से पृथ्वी को जो ताप प्राप्त होता है, यानी जो सूर्यातप मिलता है, ये केवल 2 अरबवां भाग है। यानी पृथ्वी को सूर्यातप का केवल 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। यानी इतना कम प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, इतना कम ताप पहुंचता है। तो ये आज हमने सूर्य के बारे में पढ़ा है। अगली क्लास में सौर मंडल के बारे में देखेंगे। तो कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। सौर मंडल में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहलाता है, तो आपको याद हो चुका होगा। दूसरा, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तीसरा, सूर्य पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? चौथा, सूर्य ग्रहण के समय कोरोना कौन सी किरणों को उत्सर्जित करता है? और पांचवा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो प्रश्नों को आपने हल कर दिया होगा। अगर कहीं पर समस्या हो या कंफर्म करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। चलिए तीसरे खंड को देखते हैं। तीसरा खंड है संविधान। संविधान में कल हमने कुछ एक्ट पढ़े थे। 1813 का अधिनियम हमने पढ़ दिया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट और इसके महत्वपूर्ण प्रावधान कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया था। कल हमने देखा था कि 1813 के अधिनियम के द्वारा, 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा चीनी और चाय को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया था। लेकिन चीन और चाय पर एकाधिकार बना हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इसको भी खत्म कर दिया गया 1833 में। इस अधिनियम के द्वारा दूसरा महत्वपूर्ण कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और यही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और तीसरा प्रावधान कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधायी परामर्श हेतु चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल किया गया। यानी जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें 3 सदस्य होते थे, उसमें एक और जोड़ दिया गया विधि सदस्य, और प्रथम विधि सदस्य उसमें जुड़ा लॉर्ड मैकाले। और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करने के लिए एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई थी। विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था और विधि आयोग बनाया गया पहला 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, जिसकी सिफारिश पर बाद में इंडियन पेनल कोड लागू किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण। इसके बाद अगला चार्टर एक्ट है 1853 का, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण केवल याद करने लायक कि कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई थी। यानी यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की गई थी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो यहाँ पर अभी तक राजआज्ञा थी, राजा की आदेश हुआ करते थे, अब ये संसद का बनाया हुआ अधिनियम है। तो यहाँ से देखिएगा 1858 ये समय है जब भारत में प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था 1857 में। उसके बाद तो जब प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ तो उसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर प्रश्न आता है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब खत्म हुआ? 1858 में। और इसके बाद जो भारत का शासन था वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाया गया, ब्रिटिश राजा या रानी के अधीन लाया गया था। और इसके बाद ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक नया पद सृजित किया गया था भारत सचिव का, जो कि भारत के मामलों को देखता था। भारत सचिव का पद ब्रिटिश कैबिनेट में सृजित किया गया था भारत के मामलों को देखने के लिए। और गवर्नर जनरल का जो पद था उसको नया नाम दिया गया, अब इसकी जगह नाम दिया गया वायसराय। तो इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग और इन्हीं को पहला वायसराय बनाया गया था। तो यहाँ पर प्रश्न आता है, भारत के प्रथम वायसराय, तो इनका नाम है लॉर्ड कैनिंग।
वायसराय का तात्पर्य होता है राजा का प्रतिनिधि, क्योंकि अब सत्ता जो है डायरेक्ट ब्रिटिश राजा के हाथ में चली गई थी। इसके बाद अगला अधिनियम है 1861 का, और इसमें पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई और कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया, और वायसराय की जो विधायी परिषद थी इसमें 3 भारतीयों को नामित किया गया था। अगला अधिनियम 1892, और इसमें महत्वपूर्ण कि भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और दूसरा, विधान परिषद के सदस्यों को बजट और अन्य व्ययों पर प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। 1892 का अधिनियम। इसके बाद 1909, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1909 का भारत शासन अधिनियम, इसको मिंटो मार्ले सुधार भी कहते हैं। लॉर्ड मिंटो इस समय भारत में वायसराय थे और मार्ले इस समय भारत में ब्रिटिश सचिव थे। इन दोनों के नाम से इसको कहा गया मिंटो मार्ले सुधार। और इसके द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी। इसके द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था या सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी, यानी किसी विशेष संसदीय क्षेत्र को मुस्लिमों के लिए रिजर्व घोषित किया जाता था और उसमें केवल मुस्लिम ही वोट देते थे, यानी बाकी धर्म के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ से जो बांटो और राज करो की जो अंग्रेजों की नीति थी, इसको वैधानिक मान्यता दी गई थी। तो महत्वपूर्ण वैधानिक वैधता दी गई थी 1909 के अधिनियम के द्वारा। इसमें एसवी सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी वायसराय की, उसमें प्रथम भारतीय के रूप में नियुक्त किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा को प्रथम भारतीय के रूप में नियुक्त किया गया था। और इसमें एक और कि विधान परिषदों में पहली बार पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम है। कल इससे आगे बढ़ेंगे तो कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया था? इसमें ध्यान रखना, व्यापारिक एकाधिकार को ख़त्म किया गया था 1813 के द्वारा, लेकिन पूर्ण रूप से, क्योंकि 1813 में चीन के साथ और चाय का व्यापार, इन दोनों को रखा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। दूसरा प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तीसरा प्रश्न, 1834 ईस्वी में गठित प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? और चौथा प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? और अंतिम प्रश्न, भारत में किस अधिनियम के द्वारा पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को शुरू किया गया था? तो उम्मीद है कि आपने हल कर दिए होंगे। तो चलिएगा आज का अगला खंड देखते हैं, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में हम आगे बढ़ते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग। भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पास संसाधन काफ़ी कम थे और समस्याएं ज़्यादा थी। बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी थी, इसको समाप्त करना था। तो संसाधन कम थे, समस्याएं ज़्यादा थी, समय भी कम था। तो इसके लिए फिर प्लानिंग का तरीका अपनाया गया था, आर्थिक नियोजन का तरीका अपनाया गया था। आर्थिक नियोजन का पिता कहा जाता है भारत में एम विश्वेश्वरैया को। भारत में आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है एम विश्वेश्वरैया को। इनकी प्रसिद्ध किताब थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, और ये लिखी थी उन्होंने 1934 में। और इसमें इन्होंने भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। आप जानते होंगे एम विश्वेश्वरैया, इनको भारत में इंजीनियरिंग का पिता भी कहते हैं। जो इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है 15 सितंबर को, इनके जन्मदिन पर ही। 1929 में कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था और इस राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और 1929 में आप जानते हैं कि जब इस समिति का गठन किया गया था तो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। 1929 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इसी समय राष्ट्रीय नियोजन समिति 1929 का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1944 में बॉम्बे प्लान तैयार किया गया था। 8 उद्योगपतियों ने मिलकर के बम्बई में एक योजना बनाई थी भारत के आर्थिक विकास के लिए, जिसको कहा गया बॉम्बे प्लान। 1944 में ही एक गांधीवादी विचारक थे श्रीमन नारायण, इन्होंने गांधी प्लान या गांधी योजना प्रस्तुत की थी। और 1945 में एक साम्यवादी समाजवादी नेता थे एम एन रॉय, इन्होंने जन योजना
जन योजना यानी पीपुल्स प्लान प्रस्तुत किया था एम.एन. रॉय, मानवेंद्र रॉय ने। और 1950 में जयप्रकाश नारायण, इन्होंने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी। तो ये कुछ योजनाएं हैं कि भारत का विकास कैसे किया जाए। भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने स्वाधीनता के बाद आर्थिक विकास को तेज़ करने के लिए पंचवर्षीय योजना मॉडल को अपनाया था। और ये पंचवर्षीय योजना मॉडल सोवियत संघ से हमने लिया था। सोवियत संघ में इसको गॉस प्लान कहते थे। सोवियत संघ के गॉस प्लान के आधार पर हमने पंचवर्षीय योजना मॉडल को अपनाया था। और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी 1 अप्रैल 1951 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को। और ये पंचवर्षीय योजना बनाता कौन था? योजना आयोग। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता था, इनको लागू करता था। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 को। और इसको मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के आधार पर गठित किया गया था। यानी न कोई कानून बनाया गया, न ही संविधान में संशोधन किया गया, बल्कि केवल एक प्रस्ताव पारित किया था मंत्रिमंडल ने। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये संवैधानिक संस्था है, संविधान के बाहर की संस्था है। संवैधानिक, जिसका वर्णन संविधान में नहीं है। और इसका पदेन अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। और प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे फिर? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इस समय प्रधानमंत्री थे। और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। और अभी हम जानते हैं कि जो नई सरकार आई थी 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर दिया है। अब नीति आयोग को इसकी जगह लाया गया है। नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। ये भी एक संवैधानिक संस्था है। जैसे योजना आयोग का गठन किया गया था, वैसे ही इसका गठन किया गया है। संवैधानिक संस्था है। और इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। यानी अगर प्रश्न बनेगा कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जब इसका गठन किया गया तो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो प्रधानमंत्री प्रथम अध्यक्ष, और प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। तो ये महत्वपूर्ण बातें, इनको याद रखिएगा, नीति आयोग और योजना आयोग। तो आज अर्थव्यवस्था में इतना ही, कल इससे आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न, 1929 में राष्ट्रीय नियोजन समिति को गठित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1929 में राष्ट्रीय नियोजन समिति को गठित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दूसरा प्रश्न, बॉम्बे प्लान कब तैयार किया गया था? तीसरा प्रश्न, नीति आयोग क्या है? नीति आयोग है, इसमें आपके पास विकल्प है संवैधानिक संस्था, दूसरा विकल्प है असंवैधानिक संस्था, तीसरा विकल्प है सांविधिक संस्था, और चौथा विकल्प है संवैधानिक संस्था। तो जो भी आपको सही लगता है। चौथा प्रश्न, नीति आयोग का गठन कब किया गया? और पांचवा प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो उम्मीद है कि आपको सभी के आंसर याद हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के अगले खंड जीव विज्ञान में हम कोशिका के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है उनको देखने का प्रयास करेंगे। कोशिका यानी सेल, ये जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। यानी कोई भी जीव है कोशिका से ही बना होता है। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। और कोशिका का जो अध्ययन है इसको कहते हैं साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। महत्वपूर्ण, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। पादप कोशिका अलग होती है, जंतु कोशिका अलग होती है, दोनों की बनावट में थोड़ा सा अंतर होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, यानी सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये सेल वॉल, ये पादप कोशिका का चित्र है। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये चित्र बना हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया। और
माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और इससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो प्रश्न बनता है कोशिका का पावर हाउस ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें एक राइबोसोम होता है, राइबोसोम यहाँ पर आप देखेंगे ये, और ये राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना होता है। यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है और इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यानी यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए इसे कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम। अगला है लवक। लवक ये केवल कोशिका भित्ति में ही होते हैं, कोशिका पादप कोशिका में ही होते हैं। लवक केवल पादप कोशिका में होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर आप देखेंगे हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, और इसके कारण जो रंग है पौधे का वो हरा होता है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जो हरित लवक है क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक यानी पर्णहरित, इसमें पर्णहरित पाया जाता है, पर्णहरित को क्लोरोफिल भी कहते हैं और इसकी सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाता है, इसलिए हरित लवक को कहते हैं पौधे का रसोई घर, पौधे का रसोई घर हरित लवक। दूसरा होता है लवक अवर्णी लवक, जो रंगहीन होता है, जैसे पौधे की जड़ होती है, तने होते हैं भूमिगत, ये रंगहीन होते हैं, अवर्णी लवक है। और तीसरा होता है वर्णी लवक। वर्णी ये विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, अपने फल फूल देखे हैं अलग अलग रंग के होते हैं। जैसे टमाटर है, टमाटर में पाया जाता है लाइकोपिन नामक लवक, टमाटर में लाइकोपिन, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, चुकंदर में बीटानिन पाया जाता है, और जब पत्तियों का रंग पीला पड़ता है तो उसमें कैरोटीन पाया जाता है। तो ये वर्णी लवक है। कोशिका में न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक होता है, और केंद्रक महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप देखेंगे कोशिका में केंद्रक होता है। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, दोनों में कन्फ्यूजन मत होना। केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है और केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में पाया जाता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। केंद्रक में केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ होता है जाल के रूप में, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, और ये क्रोमेटिन हिस्टोन नामक प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। और जब कोशिका का विभाजन होता है तो क्रोमेटिन सिकुड़ करके अनेक छोटे छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है, और इन धागों को कहते हैं गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। और प्रत्येक जीवधारी में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे हम पढ़ते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़े यानी 46, चिंपैंजी में होते हैं 24 जोड़े यानी 48। तो गुणसूत्रों पर जीन लगे हुए होते हैं और ये जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं। तो यानी जो जीन है ये गुणसूत्रों पर होते हैं, गुणसूत्र केंद्रक में होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं। पहला प्रश्न, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? दूसरा प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की? तीसरा प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? चौथा प्रश्न, टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? और पांचवा प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो उम्मीद है कि आपने इनको हल कर दिया होगा। तो अगर आपको ये अंक अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई उपयोगी सुझाव हो तो आप हमको व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में निसंकोच बता सकते हैं।